हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी एनसीईआरटी क्लास 7 की, जो हम 1 से लेकर 6 तक अच्छे से कवर कर चुके हैं हर अध्याय, और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए। आज अध्याय 7 है, जो इसकी हेडलाइन है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। मतलब वो जनजातियाँ जो सिर्फ अपना खाना, अपना पेट भरना ही जानती थी, और वो भी इंसान जो वनों से निकलकर और जो घुमक्कड़ से निकलकर एक जगह बसना सीखा, उनके लिए। चल देखते। अध्याय 2 और 3 और 4 आपने देखा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। जरूर इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। मतलब ऐसा था कि ऐसा देखो, जैसे अपना एक आपका घर है और दूसरा वहीं बगल में घर है, जरूरी थोड़ी कि उसकी जो घर की परंपराएं, जो घर की रीति रिवाज, वो आपके और उसके घर के समान होंगे। अलग विचार, अलग 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 होते। उसी तरीके से यहाँ कहना चाहते हैं, अलग अलग विकसित हुए। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ऐसा समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था, पहले से ही था। ब्राह्मण द्वारा सुझाव गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजा द्वारा स्वीकार किए गए थे। मतलब इनका कहना है कि जो ब्राह्मण जाति ने जो सुझाव दिए, वो बड़े बड़े राजाओं ने भी माने हैं। इससे ऊंचे और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। मतलब ये था कि इन दोनों के काल में बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाव गए सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। एक था जो पढ़ा लिखा था, जो इन अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करना चाहता था, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसा समाजों को जनजातियाँ कहा जाता है। मतलब एक ऐसा था कि जनजातियाँ अलग, जो शहरों में न रहकर वनों में रहती थी, उनको कहा जाया। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका पालन करती थी, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक थे, पशुपालक थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं, जिन्हें घुमक्कड़ भी कहते हैं। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब इनका कोई ये नहीं था कि कोई नेतागिरी हो, जैसे अपने आज का है। अपने आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय पे प्रधानमंत्री है, और राज्य में मुख्यमंत्री है, और उसके एक अपना जिला में जिलाधीश है, और गांव में सरपंच है। इस तरीके से उसमें कुछ नहीं था। अपना जो घर का माहौल है, अपने घर में जो बड़े अपने पापा हैं, वो कैसे चलाते अपना घर, वैसा ही था उनका। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली सामान्य जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। मतलब अब ऐसा है, जब एक देखो, जैसा आपका परिवार है, अब आपके एक 5 भाई हो आप लोग। जब छोटे थे तो पापा चला रहे हैं, शादी हुई है तो पापा चला रहे हैं, आपके खुद के बच्चे हो गए तो आप खुद समझने लग गए, खुद वो करने, तो आपस में टकराव होने लग गए, तो आप जैसे अलग अलग हो जाते, उसी तरीके से महसूस है होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। इस तरीके से आप अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी पढ़ो बुक्स, तो ये भी देख लिया करो कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताए जाएं जहाँ जनजातीय लोग रहते थे। एक उनका कहने का ये मतलब है। अब जनजातीय लोग कौन थे, ये भी देखिए।
समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, मतलब विरासत में जैसे जायदाद के समान। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे, मतलब ये सुनी सुनाई बातों पर। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों में पर नियंत्रित था। पंजाब में खोकर जनजाति, ये महत्वपूर्ण आप देख लेना। देखो, पंजाब में खोकर जनजाति 13वीं सदी और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, है ना। यहाँ बाद में खंगर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद उनके मुखिया कमाल खान खग्गर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये महत्वपूर्ण है ना, इतने आप जरूर नोट कीजिए, ये पूछ लिया था। मुल्तान और सिंध में मुल्तानों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जो बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी मतलब गड़रिया जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, आहोम और कई दूसरी जनजातियों की पूरी तरह प्रभुत्व थी। मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदासियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। वे उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, वेरा तथा कई दूसरी, ये महत्वपूर्ण आप देखते चलना मैं कहाँ की बोल रही हूँ, ये आपको पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर में। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के और कई इलाकों में भी रहते थे, मेन थे गुजरात के। कुछ और दक्षिणी में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। इस तरह इधर इतने में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। आप इन चित्रों को भी देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।